आप सभी, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अपना पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम पूरे विश्ववासी के सामने हम लोग देखते हैं कि एक नया चुनौती आ चुका है। हम भारतवासी तो इससे सबसे ज़्यादा अभी का बात किया है तो सबसे ज़्यादा इससे हम लोग अभी परेशान हैं। अभी हम कोरोना की ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस घड़ी में ये चुनौती जो है, इसको हम लोग एक अवसर के रूप में भी देख सकते हैं। जहाँ सभी शैक्षिक संस्थान बंद है, लेकिन आज हमारे पास ऐसे संसाधन आ चुके हैं जिसके माध्यम से अपना शिक्षा नियमित रख सकते हैं, घर में नियंत्रित रहते हुए भी। हालांकि मैं नया यूट्यूबर हूँ, जैसे मेरे चैनल का नाम है टारगेट विद पीके चंद्रा। आप लोगों के बीच जल्दी ही ये चर्चा का विषय भी बनेगा। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में मैं कोई नया नहीं हूँ। मैं भी अपना संस्थान चलाता था, एसएसटी पढ़ाता था और जीएस का सारा सब्जेक्ट मैं ही देखता था और लोग इससे काफ़ी प्रभावित भी थे और इससे चयनित भी हुए हैं। आज विभिन्न क्षेत्रों में अपना लोग योगदान दे रहे हैं, मेरे पढ़ाए हुए छात्र। मैं चाहता हूं कि अब इसे बड़े स्तर पर किया जाना चाहिए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। जो भी मेरे पास ज्ञान है, ये आप तय करेंगे कितना है। जो भी मेरे पास ज्ञान है, बस आप सभी के बीच बांटना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दूर दूर तक, न सिर्फ शहर बल्कि गांव-गांव तक लोग इससे लाभान्वित हो। इसे देखें, समझें और अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, आज 2-4 दिन पहले का ही न्यूज़ है कि 100 से ऊपर जिनकी आयु थी, एक महिला, नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने कोरोना को मात दे करके और बड़ी ही हंसी खुशी के साथ अपने घर वापसी की है। जितना खुशी का माहौल उनके घर में है, उससे ज़्यादा हम लोग भी खुश हैं। एक मैसेज दे करके उन्होंने गया कि आपको कभी हार नहीं मानना चाहिए। हम लोग देखे हुए हैं, वीडियो वायरल भी हुआ था कि बहुत सारे कोरोना मरीज डांस कर रहे हैं। तो सिर्फ यही दिखाना चाहते थे, उनका डांस का मकसद सिर्फ यही था कि आप परेशान ना हो, इससे घबराएं ना। हाँ, नियंत्रित जरूर रहें, सुरक्षा का जरूर ध्यान रखें, सरकार के जो नियमों का जरूर पालन करें, लेकिन इससे डरे नहीं, इससे खौफ नहीं खाएं, बल्कि इसे आप अवसर के रूप में ही बदलें। घर में ही रह करके आप पढ़ाई कर सकते हैं, या जो भी जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अपने अपने काम को बहुत ही अच्छे ढंग से करें। दोस्तों, मैं आपका विश्वास जीतना चाहता हूं। जिस प्रकार से मैंने यहाँ बहुत सारे संस्थान में सेवा दिया, खुद का संस्थान चलाया, और स्टूडेंट, ये कहने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा हम पे फेथ करते हैं, उसी प्रकार से मैं आपके साथ भी एक नया रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। आप सभी लोग हमें जानें, समझें, हम आपको समझ सकें, आपके कमेंट्स पढ़ करके हम समझ सकें आपको क्या चाहिए। हालांकि नीड्स हमें पता है क्या चाहिए। आज जितने लोग चयनित हुए हैं, आज उनकी खुशी देख करके मैं भी बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होता हूँ, और ये खुशी मुझे और चाहिए। जैसे कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर, मेरा भी ये दिल मांगता है कि बहुत सारे लोग जो हमसे, हमारे सहयोग से कुछ बन सके, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स तथा विविध बहुत सारी जीके जीएस की बातें होंगी, आपके साथ मैं शेयर करूँगा, आपको मैं पढ़ाऊँगा। बस आपसे यही कहना है कि आप इसका लाभ उठाएं, आप समझें, और अगर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट में लिखें अगले वीडियो के लिए कि ये दिल मांगे मोर। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पॉलिटिकल साइंस का आपको पढ़ाने जा रहे हैं, याद रखिएगा, ये आधुनिक भारत का टॉपिक भी है। ये कोई एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, बल्कि ये बहुत ब्रॉड होता है, एक बड़ा टॉपिक है। ये आप पॉलिटिकल साइंस में भी इसको पढ़ते हैं, आप इसको हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। यानी हमारे संविधान का जो विकास हुआ, जो आज हमारा संविधान बना हुआ है, आखिर यहाँ तक हम कैसे पहुँचे। तो इसके लिए हम लोग को एक्ट जानना होगा, अधिनियम जानना होगा, भारत शासन अधिनियम जानना होगा। ये सारा कुछ हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो आज का जो मेरा क्लास है, उसमें हम आपके साथ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी को काफ़ी पसंद आएगा और आगे भी आप
हमें सपोर्ट करेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को, इसके प्रमुख बिंदु को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये एक्ट था क्या, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ये चर्चा का विषय रहा था। तो इसकी पृष्ठभूमि हमें देखना होगा, अंग्रेज़ों की पृष्ठभूमि देखना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की पृष्ठभूमि देखना होगा, कब वो भारत में आए, कहाँ रहे, क्या किए, इस सारी चीज़ों पर हम लोग को ध्यान देना है, समझना है। तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया गया था, क्यों लाया गया था, सबसे पहले हम आपको इसकी पृष्ठभूमि समझाना चाहते हैं। अगर आप वो समझ लिए, दोस्तों मेरा ये मानना है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसको केवल ऑब्जेक्टिव ना समझें कि हाँ ये क्वेश्चन आता है उसको हम कर लें, नहीं, वो आया क्यों, किसी भी चीज़ का जड़ तक पहुंचना चाहिए। जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं कोरोना से पूरा विश्व लड़ रहा है, इसके वैक्सीन बनाने की होड़ सी लगी हुई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बहुत जल्द ही रूस जो है इसमें सबसे आगे निकल जाएगा और शायद बहुत जल्दी वैक्सीन मार्केट में आ भी जाए, रूस लेके भी आए इसको। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि कोरोना की वैक्सीन बनाने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कोरोना है क्या, किस अंग को प्रभावित करता है, ये बना कैसे, ये आया कहाँ से, तभी जा कर के हम उसका वैक्सीन बना सकते हैं। उसी प्रकार से हमको ये सबसे पहले ये समझ लेना होगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है क्या, क्यों लाया गया था इसको, क्या ज़रूरत पड़ा था इसका। तो उसकी पृष्ठभूमि हम आपको बताते हैं, समझिएगा, और उसके बाद इसके जो प्रमुख तथ्य होंगे, बिंदु होंगे, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रानी एलिजाबेथ प्रथम से आदेश लेकर कुछ ब्रिटेन के व्यापारियों ने पूर्वी देशों में व्यापार करने का आदेश प्राप्त कर लिया। हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि उनका प्रमुख उद्देश्य और पहला उद्देश्य यही था शुरू में कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना। 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार को बढ़ा करके अनिश्चित काल के लिए कर दिया, जबकि रानी एलिजाबेथ जब इसको सहमति दी थी तो 15 वर्ष के लिए दी थी, लेकिन जेम्स प्रथम ने इसे बढ़ा करके अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। अर्थात व्यापारी अब खुले दिल से पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, और चूँकि हम लोग को पता है कि पुर्तगाली और डच पहले से ही यहाँ थे, उनके साथ प्रतिद्वंदता, व्यापारिक प्रतिद्वंदता की होड़ लगी, जिसमें कि हम लोग को पता है कि पुर्तगालियों को पहले ये पराजित किए और व्यापार में लगभग उनको सीमित कर दिए। डचों को हम लोग को पता है कि वेदरा का युद्ध में इन लोग पराजित किए, और फ्रांसीसी को भी हम लोग को पता ही है कि 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में पराजित किए। तो कहीं ना कहीं पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, इन सभी को पराजित करने के बाद लगभग व्यापार पर इनका एकाधिकार होने लगा। अब ये भारतीय राजाओं से भी क्षेत्र जीतना चाहते थे, ये राजनीतिक अधिकार भी चाहने लगे, क्योंकि अब इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती चली जा रही थी। आपको याद होगा भारतीय राजनीति का सबसे पहला कमजोरी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने समझा था। हालांकि फ्रांसीसी इसका ज़्यादा लाभ इसलिए नहीं उठा सके क्योंकि भारतीय कॉलोनी को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, उनकी जो अन्य कॉलोनी थी वहाँ वो ज़्यादा ध्यान देते थे। यही कारण है कि यहाँ ज़्यादा संसाधन वो नहीं ला पाए या ज़्यादा मन से यहाँ लड़े नहीं। तो डुप्ले ज़रूर समझा, लेकिन इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। अंग्रेज़ ये भली भांति समझ चुके थे कि हमें आपस में लड़ा करके और वो अपना रोटी सेक सकते हैं, और किए भी। और हम लोग भी कहीं ना कहीं 200 साल का जो गुलामी झेले हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि हम आपसी मतभेद। तो 1757 का प्लासी का युद्ध जो है, ये पहली झलक थी। हालांकि हुआ तो बंगाल में था। हम लोग को पता है कि 23 जून 1757 को बंगाल का तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें कि अंग्रेज़ कैप्टन हम लोग को पता है कि अंग्रेज़ों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, इसमें जीत हासिल किया था। हालांकि रॉबर्ट क्लाइव ने इसमें छल का भी प्रयोग किया था। हालांकि अंग्रेज़ों की नीति ही रही है
छल का प्रयोग किया था तथा सिराजुद्दौला का जो सेनापति मीर जाफ़र था उसको पहले ही मिला लिया था। अर्थात इसीलिए बहुत सारे इतिहासकारों ने इसे षड्यंत्र का युद्ध कहा है, भगदड़ मात्र कहा है। और ये देखते हैं, अगर इसकी पृष्ठभूमि जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में भगदड़ और षड्यंत्र का युद्ध ही था, ये कोई वास्तव में युद्ध नहीं था, क्योंकि इसका रूपरेखा पहले ही तय कर दी गई थी। खैर, फिर भी 1757 के युद्ध ने एक बात तो तय कर दिया कि अंग्रेज़ अब केवल यहाँ व्यापारिक चाहत ही नहीं रखते हैं बल्कि राजनीतिक अधिकार भी चाहते हैं। साथ ही साथ अब उनका पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इस बात की भी यहाँ पे इस बात का ही पता चलता है यहाँ। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला को पद से हटाने के बाद जब मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठाया गया तो मीर जाफ़र, जिसे रॉबर्ट क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता है, उसने अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उन्हीं प्रयासों में से एक था कि रॉबर्ट क्लाइव को 2,34,000 जबकि कंपनी को लगभग 50 लाख पाउंड जो है दिया गया। मैकाले ये कहता है कि पहला किस्त जब मीर जाफ़र ने दिया था 8 लाख पाउंड का, तो ये चांदी का सिक्का था और इतना ज़्यादा था कि उसे नाव में भर करके ब्रिटेन भेजा गया था। तो अब लूट शुरू हो चुकी थी। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने हमें लूटना शुरू कर दिया था। उसके बाद हम लोग को पता है कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, जहाँ प्लासी का युद्ध एकमात्र षड्यंत्र का युद्ध था, एकमात्र भगदड़ का युद्ध था, लेकिन बक्सर का युद्ध वास्तव में एक युद्ध था, क्योंकि इसमें भारतीय भारत के तीन प्रांतों के शासक एक साथ मिलकर लड़े थे। ऐसे 2 प्रांत का और एक मुग़ल बादशाह जो कि भारत का बादशाह माना जाता था। 2 प्रांत में एक अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का अपदस्त नवाब मीर कासिम। हालांकि उसे हटा दिया गया था, अपदस्त नवाब था ये, और साथ ही साथ तत्कालीन जो मुग़ल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। तीनों शक्ति को अंग्रेज़ों ने एक साथ पराजित किया। अंग्रेज़ों का कैप्टन जो था, जो अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहा था, इसमें हेक्टर मुनरो था। 3 साथ जब इतनी बड़ी शक्ति एक साथ पराजित हुए तो अब ये निश्चित रूप से तय हो चुका था कि अंग्रेज़ कितने शक्तिशाली हो चुके हैं और अब अंग्रेज़ यहाँ राजनीतिक अधिकार जमा लेंगे। उसके बाद 1765 में 12 अगस्त 1765 में हम लोग को पता है कि इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि के दौरान बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को दे दिया गया, अर्थात यहाँ से जो राजस्व उगाहने का कार्य जो है अब अंग्रेज कर सकते थे। अब हमारी लूट खुलकर शुरू हो गई। जहाँ प्लासी के युद्ध ने लूट की नींव रखी, अंग्रेज़ों के राजनीतिक महत्वाकांक्षा की नींव रखी, वहीं बक्सर का युद्ध ने इस पर मुहर लगा दिया। अब हमारी लूट खुलकर शुरू हो चुकी थी। कहा जाता है कि 1767 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा से लगभग 40 लाख पाउंड राजस्व मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका 10% ब्रिटेन सरकार को भी दिया, अर्थात लूट में ब्रिटेन सरकार भी खुलकर सामने आया। लेकिन कहते हैं कि कुदरत के आगे कुछ भी नहीं चलता। 1770 में बंगाल में एक घोर अकाल पड़ा था, हम लोग बहुत बार इसको जान भी चुके हैं। तो इस अकाल में वहाँ की जो कुल जनसंख्या थी, बंगाल की जो कुल जनसंख्या थी, उसका 1/3, और उस समय जनसंख्या कम से कम 1 करोड़ थी। तो उसका 1/3 व्यक्ति जो है काल के गाल में समा गए, भूख से मर गए। ऐसी स्थिति में कंपनी के लिए अब बंगाल से राजस्व उगाना मुश्किल हो गया, अर्थात कंपनी को कुछ क्या बहुत सारा नुकसान हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात ये रहा कि फिर भी कंपनी अपने शेयर होल्डरों को
12.5% लाभ देता रहा, डिविडेंड दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन सरकार से यह कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, आप 10 लाख पाउंड हमें उधार दे दीजिए। ब्रिटेन सरकार को यह समझ में नहीं आया कि एक तरफ तो आप अपने शेयर होल्डर को 12.5% का लाभ दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारी कंपनी घाटा में जा रही है, आप हमसे 10 लाख पाउंड उधार मांग रहे हैं। ब्रिटेन सरकार के समझ में ये बात नहीं आ रहा था कि वास्तविकता क्या है, वास्तव में ये घाटा में जा रहा है या जो हमारा लाभांश है डिविडेंड है उसे देने के लिए इस प्रकार का छल वो कर रहा है। दो कमेटी का ब्रिटेन सरकार द्वारा गठन किया गया और इससे यह पता चला कि वास्तव में कंपनी घाटे में जा रही है। तो ब्रिटेन सरकार ने एक टी एक्ट पारित किया। टी एक्ट में यह प्रावधान किया गया, कंपनी के लिए व्यवस्था किया गया कि जो भी चाय पूर्वी देशों से जो भी चाय का व्यापार आप करते हैं, अभी तक ये होते आ रहा है कि आप वहाँ से चाय ब्रिटेन में लाते हैं, ब्रिटेन से जो ब्रिटेन की कॉलोनी है वहाँ जाती है। लेकिन अब आप ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट वहीं से चाय जो ब्रिटेन की कॉलोनी है डायरेक्ट वहीं भेज सकते हैं, अर्थात ब्रिटेन में लाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यह काम सिर्फ इसलिए किया गया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को बिचौलिए से बचाया जा सके। इससे कंपनी को बहुत फ़ायदा होने वाला था। लेकिन कहते हैं कि जब बुरे दिन आते हैं तो सभी तरह से आदमी को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आदमी बहुत तरीक़ा से गिर जाता है। यही कंपनी के साथ भी हो रहा था, क्योंकि 1773 में ही बोस्टन टी पार्टी की जो घटना थी वह हुआ, जिसमें हम लोग को पता है कि अमेरिका के जो नागरिक थे उन्होंने चाय की पेटी जो चीन से अमेरिका जा रहा था, चाय की पेटी को समुद्र में फेंक दिया था। अर्थात टी एक्ट जो बनाया गया था इसके लिए कंपनी के लिए, वो भी इसको कुछ खास फ़ायदा नहीं पहुंचा सका। अब कंपनी ब्रिटेन सरकार ये समझने लगी कि दूसरी तरीक़ा से ही इसकी मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो कंपनी शायद बहुत ज़्यादा नुकसान में हो जाए और भारतीय क्षेत्र पर जो हमारा कॉलोनी बसाने का जो इरादा है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए कंपनी को ब्रिटेन सरकार ने यह कहा कि ठीक है, आपको 10 लाख पाउंड की जगह पर हम 14 लाख पाउंड देंगे, लेकिन अब जो है आप वहाँ नियंत्रित शासन को नियंत्रित हमारे द्वारा किया जाएगा। अर्थात नियमित और नियंत्रित करने का काम अब ब्रिटेन सरकार करेगी। और इसी उद्देश्य से 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में जो महत्वपूर्ण तथ्य था, जो महत्वपूर्ण बातें था, वो क्या क्या था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रावधान किया गया था वो अब हम लोग देख लेते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप पृष्ठभूमि को समझ चुके होंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ये जान चुके हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों गया था। ये समझना बहुत ज़रूरी भी था। अब आप जानेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान क्या क्या थे। तो इसके तहत जो प्रावधान किया गया था, सबसे पहले तो आप देख लीजिए COD यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का पद काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बना दिया गया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यह काम दिया गया, जो इसको काम दिया गया था उसको हम लोग देख लेते हैं कि इसको प्रमुख कार्य क्या क्या दिए गए थे। तो प्रमुख कार्य में जो था, सबसे पहले तो इसको ये कहा गया कि आप यहाँ से राजस्व, दीवानी प्लस सेना यानी कि सैन्य संबंधी मामलों को
के बारे में हमें जानकारी देंगे। हमें इससे मतलब है कि यहाँ ब्रिटेन सरकार, ब्रिटेन सरकार को जानकारी देंगे। अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यह काम दे दिया गया कि जो राजस्व का देखभाल, राजस्व संबंधी जो मामला होगा, दीवानी संबंधी मामला जो होगा और सैन्य संबंधी जो मामला होगा, उसके बारे में आप ब्रिटिश सरकार को अवगत कराएंगे, आप उसके बारे में जानकारी देंगे। एक चीज़ और हम लोग को जानना है कि इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कुल 24 सदस्य थे। इसमें कुल 24 सदस्य थे। कुल 24 सदस्य थे, जिसमें जिनके सदस्यों का एक कार्यकाल एक कार्यकाल 4 वर्ष का, कर दिया गया। पहले 1 वर्ष का होता था, 4 वर्ष का कर दिया गया। साथ ही साथ यह भी प्रावधान कर दिया गया कि इसके 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे तथा इतने ही नए सदस्य चुन लिए जाएंगे। इतने ही नए सदस्य चुन लिए जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एक प्रावधान और किया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मामले में कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो नियुक्ति होगी, पहले जो लंदन में होती थी, तो उसमें जो इनको चुनते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, उसमें शेयर होल्डर्स ही होते थे। और शेयर होल्डर्स वो होते थे जिनका कम से कम 500 पाउंड निवेश होता था। लेकिन यहाँ यह प्रावधान कर दिया गया कि अब 500 की जगह पर 1000 पाउंड निवेश होना जरूरी होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको देख लीजिए। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसको। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसी अधिनियम, इसी एक्ट के तहत के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। याद रखिएगा, इस सुप्रीम कोर्ट में जो है सो ठीक है 3 सदस्य थे। हम लोग को देखना है कि तीनों सदस्य कौन कौन थे। तो 3 सदस्य कौन कौन थे? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य सदस्य थे। तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे ये देख लेते हैं हम लोग। तो मुख्य न्यायाधीश जो थे इलिजा इम्पे थे।
ठीक है। जबकि 3 अन्य सदस्य कौन कौन थे वो देख लेते हैं। लिमिस्टायर, दूसरा हाइट, तीसरा थे चैम्बर्स। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बार बार एग्जाम में पूछता भी है कि किस अधिनियम के, किस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो हमें बताना होगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें हम लोग को पता है कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य सदस्य थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश हम लोग को पता है इल्जा एम्पे थे और 3 अन्य में लिमिस्टायर, हाइट और चैम्बर्स थे। एक चीज़ आपको और यहाँ ध्यान देना है, पूछ भी चुका है यह क्वेश्चन, कि क्या कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट थी वह कलकत्ता से बाहर भी सुनवाई कर सकती थी। तो ये आपको जानना होगा कि कलकत्ता से बाहर तभी सुनवाई कर सकती थी जब दोनों पक्ष इसके लिए राजी हों। अगर एक भी पक्ष उसमें यह कह दे कि हम इसके लिए अभी तैयार, ये बाहर सुनवाई के लिए तैयार नहीं है, तो बाहर सुनवाई नहीं की, तो कलकत्ता में सुनवाई नहीं की जा सकती थी। अर्थात दोनों ही पक्ष को यह के लिए ज़रूरी था कि वो चाहते कि हाँ कलकत्ता में ही, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो तभी हो सकती थी, नहीं तो इसके अधिकार क्षेत्र सीमित रखे गए थे, अर्थात यह केवल कलकत्ता तक ही सुनवाई कर सकती थी। अब उसके बाद देखते हैं कि और जो प्रमुख प्रावधान क्या क्या किए गए थे। और जो प्रमुख प्रावधान थे, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा इसके अधिकार क्षेत्र कलकत्ता, मद्रास और बम्बई तक विस्तृत किए गए। देखिए, बंगाल में एक गवर्नर, बंगाल का जो पहले गवर्नर हुआ करता था, तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। गवर्नर और गवर्नर जनरल में यही फ़र्क है कि गवर्नर जनरल जो उत्तरदायी बना दिया गया वो ब्रिटेन सरकार के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। अब इसके अधिकार में मद्रास और मुंबई के भी गवर्नर शामिल हो गए, अर्थात मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे अब उनको रिपोर्ट, अपने कार्यों का रिपोर्ट किनको देना था, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को देना था। पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना। अब हम लोग देख सकते हैं कि और क्या प्रावधान किए गए थे, हम लोग देखते हैं इसको। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
चूँकि ब्रिटेन सरकार ने कंपनी के घाटे का जो पता लगाने के लिए कमेटी बनाया था, कमेटी ने यह बताया था कि कंपनी के कर्मचारी जो हैं वो भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, निजी व्यापार करते हैं। अतः यहाँ पे क्या कर दिया गया, अतः यहाँ पर यह भी प्रावधान कर दिया गया कि कंपनी के कर्मचारी कर्मचारियों पर निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया। साथ ही साथ इनको क्या किया गया, इनका वेतन वृद्धि कर दिया गया। कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर दी गई। क्योंकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है उसका सबसे प्रमुख कारण ये भी है कि इनका सैलरी इतनी कम होती है कि इसके चलते ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ये। इसलिए क्या किया गया कि कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ा दिया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता दे दी गई। और देखते हैं केंद्रीय व्यवस्था की नींव रख दी गई। और सबसे जो एक चीज़ इसके लिए लाया गया था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार द्वारा नियमित तथा नियंत्रित किया गया। तो दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में यही सारे प्रमुख प्रावधान थे। ये हमारा पहला वीडियो है और कुछ भी अगर त्रुटि लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम प्रयास करेंगे उसको दूर करने के लिए और आगे से आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो देने का प्रयास करेंगे। किस टॉपिक पर वीडियो आप लोग चाहते हैं? वैसे तो मैं पॉलिटिकल साइंस कंटिन्यू पढ़ाऊँगा, सारे टॉपिक को पढ़ाने का कोशिश करूँगा। अगर आप लोग का सहयोग रहा तो हिस्ट्री भी, जियोग्राफी भी। लेकिन ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। इसमें कहाँ त्रुटि है, क्योंकि यूट्यूब पे मेरा ये पहला वीडियो है, हो सकता है कोई त्रुटि रह जाए। इसको दूर करने का प्रयास, क्योंकि आप हमारे सहयोगी हैं। हम बिना एक दूसरे के सहयोग के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए आपका सहयोग हमें चाहिए। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि
यहाँ पे त्रुटि रह गई है उसको ज़रूर दूर किया जाएगा, और इस प्रकार से हम लोग एक दूसरे के साथ चलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।